everyone, welcome to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start 15th chapter of science, that is air around us. We have learned in chapter 9 that all living things require air, but have you ever seen air? आप लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्या आपने कभी एयर को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी वेज। तो श्योरली आपने एयर को नहीं देखा होगा, लेकिन कई तरीक़ों से आप लोगों ने एयर को फील ज़रूर किया होगा। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री रस्टल और द क्लॉथ्स hanging on a cloth line sway, page of an open book begin fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हवा चलती है तो ट्री की लीव्स अचानक से हिलने लगती है। क्लॉथ्स को यदि हम लोग टांग के रख दें तो क्लॉथ्स भी हिलने लगते हैं, हैंगिंग करने लगते हैं। यदि आप बुक के पेज को पलटते हैं तो उसमें भी बुक के पेज को पलटने पे मतलब फ्लटरिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है, तभी तो ट्रीज की लीव्स हिलती हैं और डोरी पे टंगे हुए जो क्लॉथ्स हैं वो हिलते डुलते हैं। मतलब इन बातों से ये क्लियर है कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं एयर ज़रूर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि यदि हवा ना चले तो क्या पॉसिबल है कि आप पतंग को उड़ा सकते हैं? मतलब जो हमारी काइट उड़ती है उसके लिए भी तो हमें कहीं ना कहीं एयर चाहिए, बिना एयर के कैसे उड़ेगी? Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? आप लोगों को याद होगा चैप्टर 5 में आपने एक्टिविटी 3 में पढ़ा है, सेपरेशन की मेथड पढ़ी है कि सैंड में से सैंड और अदर पार्टिकल को अलग करना है तो वहाँ पे हम लोग विनोइंग मेथड को अप्लाई करते हैं। और विनोइंग मेथड में क्या होता है आपको याद होगा, उसमें क्या करते हैं, विनोइंग एक मेथड होती है जिसमें हवा के द्वारा क्या करते हैं, जितने भी पार्टिकल हैं उसको अलग किया जाता है। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लो एट वेरी हाई स्पीड, इट मे इवन अप्रूट ट्री एंड ब्लो ऑफ द रूफटॉप्स, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब स्टॉर्म वगैरह आते हैं तो जो हवा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ये तूफान कई बार इतने तेज़ हो जाते हैं कि रूफ टॉप तक उड़ जाती हैं, पेड़ के जो अपरूट्स हैं वो सारी चीज़ें भी उड़ जाती हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 1 में बताया जा रहा है कि आपने फिरकी का नाम तो सुना ही होगा। तो जो फिरकी है, यदि आप फिरकी को लेकर के भागेंगे तो वो बहुत तेज़, जैसे जैसे आप भागेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ गति से चलने लगेगी। मतलब जो फिरकी का घूमना है वो भी एयर की प्रेजेंस को बताता है। यदि एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो फिरकी नहीं घूम पाएगी। फिर 15.1 में बताया जा रहा है इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या एयर जो है वो सभी जगह प्रेजेंट है? तो इसका आंसर आपको भी पता होगा, यस, एयर जो है वो हमारे सराउंडिंग में सभी जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे सराउंडिंग में सभी जगह एयर होती है और बिना एयर के कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं होना। यानी हमें हीट भी प्रोड्यूस करना है, किसी भी मटेरियल को हमें बर्निंग करना है तो उसके लिए भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को ब्रीदिंग करने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एयर यदि हमारे आसपास प्रेजेंट नहीं होगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एयर का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ द एयर मेड ऑफ। तो एयर किन चीज़ों से मिलके बनी होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट द एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंसेस। तो 18th सेंचुरी तक लोग सोचते थे जो एयर है वो केवल एक ही सब्सटेंस है। Experiment have proved that it is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? Let us find out about some of the major component of this mixture one by one. तो पहले क्या था, 18th सेंचुरी तक लोग ऐसा सोचते थे कि जो एयर है वो केवल एक सब्सटेंस से मिलके बनी है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये प्रूव किया गया कि ऐसा नहीं है, जबकि एयर जो है वो बहुत सारी गैस का मिक्सचर होती है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि एयर में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, वो किस तरह के अदर गैसेस की मिक्सचर होती है, उनको हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज द वाटर वेपर।
We have learned earlier that air contains water vapor. We also saw that when air come in contact with a cool surface, it condenses and drop of water appear on the cooled surface. The presence of water vapor in the air is important for the water cycle in nature. तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एयर में क्या होता है, वाटर वेपर भी होता है। तो हम लोग ऐसा फील करते हैं कि जैसे जब कभी अचानक से एयर आती है तो हमको वो बिल्कुल कूल कूल सी फील होती है, बहुत ठंडी ठंडी सी लगती है। तो वो ठंडी ठंडी सी क्यों लगती है? उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होती है जिसके कारण जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है, मतलब उसमें वाटर वेपर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमें एयर जो है वो ठंडी लगती है। और इसके अलावा ओस की बूंदें आपने देखा होगा, है ना? तो ओस की बूंदें भी जो होती हैं वो क्या होती हैं? वाटर वेपर ही तो होती है। मतलब एयर में जब वाटर पार्टिकल, वाटर वेपर्स कंक्लूड हो जाती है तो उसी को ही क्या बोला जाता है कि ओस की बूंद गिर रही है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज द ऑक्सीजन। एक्टिविटी 3, यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको बताई गई है। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर टू फिक्स स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम साइज इन द मिडल ऑफ टू shallow container. Now fill the container with the some water, light the candle and then cover each one of them with an inverted glass, one much taller than the other as shown in figure 15.6। तो इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है और टीचर्स के प्रेजेंस में आपको करना है। इसमें आपको एक कंटेनर लेना है जिसमें कि पानी भरा हो और उसमें आपको टू स्मॉल साइज की, जिसका साइज सेम होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए और छोटी होनी चाहिए, दो कैंडल्स लेनी है और आपको उस कंटेनर के ऊपर रखना है और उस कैंडल को जलाना है। फिर आपको उस कैंडल के ऊपर एक दूसरा ग्लास इन्वर्टेड कराना है जैसा कि फिगर 15.6 में बताया गया है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू द बर्निंग कैंडल एंड द वाटर लेवल। फिर आपको ध्यान से देखना है कि क्या होता है, क्या दोनों कैंडल जो हैं जब हम उस पर एक दूसरे ग्लास से उसको ढक देते हैं तो क्या वो जलती रहती हैं और उस पर वाटर लेवल क्या होता है। तो क्या होगा, जैसा कि ही हम उस कैंडल को किसी और ग्लास से ढकेंगे तो वो जो कैंडल्स हैं जलती हुई वो बुझ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी मटेरियल को जलने के लिए। तो इससे ये पता चलता है हमें कि हमारी जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी होता है, क्योंकि जैसे ही हम मोमबत्ती को ग्लास से ढक देते हैं तो मोमबत्ती जो है वो जलना बंद हो जाती है। नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3, did you observe that a major part of air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? This indicates the presence of some component in air which does not supporting burning। तो देखिए नाइट्रोजन हमने एक्टिविटी 3 पे देखी कि जो मेजर पार्ट होता है एयर पे वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे ही हम कैंडल को दूसरी ग्लास से ढक देते हैं तो कैंडल तो बुझ जाती है लेकिन ग्लास में भी कुछ एयर प्रेजेंट होगी, है ना? तो वो जो एयर है वो नाइट्रोजन कहलाती है। मतलब नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन मतलब ग्लास में जो भी एयर है एक्स्ट्रा, जिसके वजह से मोमबत्ती तो बुझ गई लेकिन उस ग्लास में भी जो एक्स्ट्रा एयर है वो नाइट्रोजन होती है जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स। Next is the carbon dioxide. In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation। आप क्या करिए, एक अपने रूम को बंद कर लीजिए और कुछ मटेरियल को आप जलाइए। जब आपका जो रूम है वो बंद रहेगा तो जब आप उस किसी भी मटेरियल को बंद करेंगे तो आपको वहाँ पे सफोकेशन टाइप सा फील होगा। दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी accumulating in the room as the burning continuing। Carbon dioxide make up a small component of the air around us। Plant and animal consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide। Plant and animal matter on burning also consume oxygen and produce mainly carbon dioxide and few other gases। तो क्या होता है, जब हम रूम बंद करते हैं तो हमें सफोकेशन टाइप सा फील होता है, क्योंकि वो जो सफोकेशन है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उस रूम पे क्या हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है और आपका रूम बंद है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही है, जिससे कि सफोकेशन होता है। और ये हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत थोड़ा ही क्वांटिटी पे अवेलेबल होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, इसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं होता है, एयर में थोड़ा होता है। प्लांट और एनिमल जो होते हैं
वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। फिर है डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जैसे ही हम किसी भी फ्यूल को या फिर कोई भी मटेरियल को हम लोग बर्न करते हैं तो जो उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो स्मोक कहलाता है। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इज ऑफन हार्मफुल। तो जो स्मोक होता है उसमें कुछ गैसेस भी कंटेन होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनी इन फैक्ट्रीज। This take be harmful smoke and gases away from our noses, but bring it closer to the bird flying up in the sky. Dust particle are always present in air. तो जो dust particle है वो एयर में हमेशा प्रेजेंट होता है। और डस्ट पार्टिकल कहाँ होता है? जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें जो उसका धुआं होता है, तो स्मोक में बहुत गैसें होती हैं और उसमें क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होता है। इसीलिए जो फैक्ट्री की जो चिमनी वगैरह होती हैं वो लंबी होती हैं, लंबी बनाई जाती हैं, जिससे जो हार्मफुल स्मोक है वो हम तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। फिर एक्टिविटी 4 में बताया जा रहा है, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल और होम, close all the door and window with curtains, pull down to make the room dark. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of light. देखिए क्या करना है आपको, कोई ऐसा रूम जिसमें आपको दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद कर देना है, मतलब डार्क कर देना है, रूम में अंधेला कर देना है। फिर आपको देखना है यदि थोड़ी से स्थान से कहीं से सनलाइट आ रही है, तो जब सनलाइट आ रही है उसमें तो आप देखेंगे कि सनलाइट के साथ बहुत सारे छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल उसमें आते हैं। Do you see some teeny shining particle moving in the beam of sunlight? What are these particles? ये particles क्या होते हैं? During cold winter, you might have observed similar beam of sunlight filtered through the tree in which dust particle appear to dance merrily around. This shows the air also contain dust particle. The presence of dust particle in air varies from time to time and from place to place. तो देखिए जब हम लोग देखते हैं कि जो सनलाइट है उसके साथ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, तो डस्ट पार्टिकल हैं, इसका मतलब ये है कि अब देखिए रूम तो हमारा बंद है, कहीं थोड़ी भी कहीं पे खुली है, वहाँ से रोशनी आ रही है तो वहाँ से एयर आ रही है और एयर में हमें डस्ट पार्टिकल दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर पे डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंस होते हैं और ये हर समय से समय और प्लेस टू प्लेस ये मूव होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ through our nostril. From here, fine hair and mucus are present inside the nose to prevent dust particle from getting into the respiratory system. जब हम लोग इनहेल प्रोसेस करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारे नोज के थ्रू जो एयर है वो अंदर जाती है और हमारे नोज में छोटे छोटे से हेयर होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particle may enter your body. तो आपको ये याद होगा कि कभी आपने मुंह से ब्रीदिंग किया है तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको डांटते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम मुंह से ब्रीदिंग करते हैं तो मुंह में तो हमारे हेयर नहीं होते हैं, अंदर साइड नोज में तो हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हेयर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने नहीं देते, लेकिन मुंह में ऐसा नहीं होता है। तो जब हम माउथ से एयर लेते हैं तो माउथ के थ्रू जो एयर है वो हमारे अंदर एंटर कर जाती है और उस एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी अंदर एंटर कर जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। वी मे कंक्लूड दैन द एयर कंटेन सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो हम कह सकते हैं कि एयर में बहुत सारी गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल कंटेन होती है। द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से गैस में सबसे अधिक क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है एंड मैनी अदर गैसेस और अदर गैसेस भी होती हैं। हाउएवर there may be some variation in the composition of air from place to place. We see that the air contain mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up
99% of air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases, water vapor and dust particle. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यदि हम लोग उसके अमाउंट को कंटेन करें तो 99% जो एयर में है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही पाई जाती है, और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फ्यू गैसेस पाई जाती है, जैसे वाटर वेपर हो गया और डस्ट पार्टिकल हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। जो एनिमल सॉइल पे या फिर वाटर पे रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी 5 बताई गई है। इसमें आपको क्या करना है, एक ग्लास पे आपको पानी लेना है और उसे हीट करना है, और उसे तब तक हीट करना है जब तक वो बॉयल ना होने लगे। फिर आपको इसमें क्या देखना है, दीज बबल कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद, द एयर डिजॉल्व्ड इन इट escape. As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begin to boil. तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही वो पानी जो है वो बॉईल होता है उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो सोचिए बबल्स कहाँ से आते होंगे, तो वो जो बबल है वो एयर में से आते हैं जो कि पानी में पहले से प्रेजेंट है। देखिए हमने क्या लिया है, कंटेनर पे पानी लिया है, तो पानी पे भी कुछ ना कुछ तो एयर प्रेजेंट है, और वो जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो जो एयर है वो एस्केप होना स्टार्ट हो जाती है और वो बबल के रूप में बाहर आ जाती है। We learnt in chapter 8 and 9 that the animal living in water use the dissolved oxygen in water. The organism that live in soil also need oxygen to respire. तो देखिए हमने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म वाटर पे रहते हैं वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं वो इसी तरीके से लेते हैं जैसे यहाँ पे आपको एक्टिविटी में बताया गया है। मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन पहले से डिजॉल्व है वो बबल के रूप में बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो उस ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं वो किस तरीके से रेस्पायर करते होंगे। तो एक्टिविटी 6 में देखिए, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, ऐड वाटर इट टू एंड नोट व्हाट हैपन। तो आपको क्या करना है, एक बीकर में या फिर एक ग्लास में आपको ड्राई सॉइल लेना है और उसमें कुछ वाटर को ऐड करना है। Do you see bubble coming out from the soil? These bubble indicate the presence of air in the soil. तो आप देखेंगे जैसे आप उस सॉइल पे वाटर डालेंगे तो उस वाटर में भी कुछ बबल जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बबलिंग होने लगेगी उस पे। तो वो बबल कहाँ से आ रहे हैं, ये बबल इंडिकेट कर रहे हैं कि उस सॉइल पे कोई ना कोई गैस प्रेजेंट है, जिसके जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो गैस बाहर आने लगती है बबल के रूप में। When the water is poured on the lump of the soil, it displays the air which is seen in the form of bubble. The organisms that live inside the soil and the plant root respire in the air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animal living in the soil. तो इस तरीके से जो एनिमल सॉइल पे रहते हैं वो इस तरीके से ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। मतलब सॉइल पे जैसे ही हम पानी डालेंगे तो जो एयर है वो बबल के रूप में बाहर आने लगेगी और जो सॉइल पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसको ले लेंगे आसानी से। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस होती है। ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर पे या फिर सॉइल पे रहते हैं तो इस तरीके से वो रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। तो जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिप्लेस किस तरीके से होती है। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ इट। तो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम, दैट इज वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। और प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो एनिमल्स है वो प्लांट के बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलती है। सिमिलरली प्लांट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लिविंग विदाउट एनिमल। और इसी तरीके से प्लांट भी बिना एनिमल्स के नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल होती है। दे
would consume all the carbon dioxide in the atmosphere, we can see that both need each other, as the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is thus maintained. This show the interdependence of plant and the animal. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ज़रूरी हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, और इस तरीके से दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। मतलब एनिमल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है ऑक्सीजन की वो प्लांट्स से लेते हैं, और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो एनिमल से लेते हैं। तो दोनों ही मिलके इस पूरे सिस्टम को बनाए रखते हैं, जिससे CO2 और We can now appreciate how important air is for life on the earth. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एयर हमारी लाइफ के लिए किस तरह ज़रूरी होती है। आर देयर एनी अदर यूज ऑफ एयर, क्या एयर के कोई अदर यूज भी होते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल, आपने विंड मिल का नाम जरूर सुना होगा। द विंड मिल रोटेट, जो विंड होती है वो विंड मिल को रोटेट करने पे हेल्प करती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड टू रन फ्लोर मिल्स। विंड मिल आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो विंड मिल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और इसके अलावा वो ट्यूबवेल से पानी निकालने में काम आती है और फ्लोर मिल्स में यूज की जाती है। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लाइडर, पैरासूट एंड एरोप्लेन। तो एरोप्लेन, पैरासूट, ग्लाइडर पे जो मूवमेंट होता है उसके लिए एयर ही हेल्प करती है। बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पॉलन ऑफ द फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। तो जो एयर है वो प्लांट्स में सीड और पॉलन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए काम करती है, और वाटर साइकिल पे भी एयर का इम्पोर्टेंस रोल होता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है एयर, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।